हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 7 टॉपिक्स को देखेंगे। 7 टॉपिक इन वन वीडियो, यानी कि 7 टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ सकते हैं। ठीक है, 99% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7 टॉपिक्स जो लिए गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 7 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस अचीव करना, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में 100 में 95 प्लस अचीव करना, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का टारगेट है 95 प्लस, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ने हैं, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करने हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलना है। वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्पीच दे दिया रहेगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है ही सेड, यानी कि उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है यह सत्य बात कहा जा रहा है, यानी कि ये सही बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सत्यवादी कथन है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी कि सत्यवादी कथन होते हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग इसे ध्यान से बस समझिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे आपको दैट का प्रयोग करना है, और बाकी जो सेम है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, क्यों ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि यह जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि यह सत्यवादी कथन है, यह सही कहा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है सी सेड। अब यहाँ पे आपको कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पे आपको दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट, और फिर ये जैसे है वैसे ही आप इसको लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके से आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिया है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से समझते हुए चलिए। ऐसे ही अगला प्रश्न समझिए, इससे आप लोग और भी आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस सेंटेंस में परिवर्तन किए जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, राजेश से टू मी
डू यू नॉट नो रजत, यानी कि राजेश सेड टू मी, राजेश ने मुझसे कहा डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यह कौन सा सेंटेंस है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम रजत को नहीं जानते, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ये डू है। तो डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। आई होप आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे ये जो सेड टू है ना, इसकी जगह पे आस्क्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सेड टू की जगह पे हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे राजेश, सेड टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क्ड लिखते हैं। अगर यहाँ पे इम्परेटिव होता तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिखते, क्या लिखते, ऑर्डर लिखते। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे हम आस्क्ड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यह किस में कन्वर्ट होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। इट्स अ रूल, यह रूल है, इसे आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा यू है। तो यू जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो यह किससे बदलेगा, ये बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिड, बाकी जैसे है वैसे ही हम इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनवर्टेड कॉमा को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। अच्छा चलिए, ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है he said switch on the radio। he said यानी कि उसने कहा switch on the radio, रेडियो चालू करो। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि रेडियो को चालू करो। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सेड की जगह पे क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। और यहाँ पे हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लिखेंगे ही, सेड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर्ड। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टू स्विच ऑन द रेडियो। क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द रेडियो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चन बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान थे। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। सिंथेसिस या सेंटेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस
सेंटेंस बनाना जो ब्रैकेट में दिया होगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी ब्रैकेट में दिया रहेगा, आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, जो वहां पे ब्रैकेट में दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जब जोड़कर आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग जो है वो सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है he was disappointed he left the job। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, he was disappointed यानी कि वह निराश था, he left the job उसने जॉब छोड़ दिया। तो इसको आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे being disappointed, यहाँ पे लिखेंगे being disappointed डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ही लेफ्ट द जॉब। क्या लिखेंगे, ही लेफ्ट द जॉब, ही लेफ्ट द। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है ही वाज डिसअपॉइंटेड यानी कि वह निराश था, ही लेफ्ट द जॉब उसने जॉब छोड़ दिया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब यानी कि निराश होकर उसने जॉब छोड़ दिया। तो निराश होकर उसने जॉब छोड़ दिया, दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से आपको बनाना होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट हॉकी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि आई डू नॉट हॉकी यानी कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। कौन सा, वो भी कंपाउंड में बनाना है, लेकिन उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे I play neither hawk nor cricket। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था आई डू नॉट हॉकी यानी कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, और यहाँ पे कहा जा रहा है मैं ना तो हॉकी खेलता हूँ ना ही क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोनों का अर्थ जो है वो सेम ही है। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है, बहुत ही सिंपल है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है He did not work hard, he failed। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया। तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आपको कंपाउंड में ही बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप सो लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे he did not work hard, उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे सो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो ही फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह फेल हो गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा था ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया वह फेल हो गया, और यहाँ पे कहा जा रहा है उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह फेल हो गया। तो इसी तरीके से आपको बनाना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसे ही अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस को चेंज करना, यानी कि वाक्य को परिवर्तित करना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस को चेंज करना है, किसमें, जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे, जिस भी सेंटेंस में चेंज करना होगा उसको आपको ब्रैकेट में वहीं पे लिख करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इसको इंट्रोगेटिव में जो है कन्वर्ट कीजिए, यानी कि चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, यानी कि अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया। तो इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिड। उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो ये आपका हो जाएगा द टीचर
द टीचर टीच मी यस्टरडे। ठीक है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बोलने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टीच मी यस्टरडे। ठीक है, टीच मी यस्टरडे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि क्या अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। यहाँ पे कहा जा रहा है अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। तो मीनिंग देखिए सेम ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ही डिड नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस। तो इसको आपको अफर्मेटिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे ही इज hopeful of his success। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस में आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है, इसको भी ध्यान से समझिए। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन है द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, यानी कि कहा जा रहा है कि बंदर ने सभी पौधे जो है क्या है नष्ट कर दिए। तो बंदर ने सभी पौधों को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। तो इसको आपको किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है पैसिव में। कैसे बदलेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसमें से आप कैसे जानेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन किसने का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें सब्जेक्ट मिलेगा। और क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कौन किसने का प्रयोग करेंगे, यानी कि किसने पौधों को नष्ट किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंदर ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया। तो किसने पौधों को नष्ट किया, तो बंदर ने किया। और क्या नष्ट किया, तो ऑल द प्लांट्स, यानी कि सभी पौधों को नष्ट किया। तो यहाँ पे मिल गया ना आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मंकी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका ऑल द प्लांट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि लिखेंगे ऑल द प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हैज है, तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वहां पे हम हैज या हैव के साथ बीन को लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आपको हैज या हैव के साथ बीन को लगाना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन, यहाँ पे आपको हो जाएगा हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मंकी। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड बाय द मंकी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत छोटा लिख रही हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 3 क्वेश्चन बताए हैं, आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंटैक्स, यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस। जैसे कि आपका हिंदी में आता है संशोधन, यानी कि वाक्य संशोधन आता है, उसमें कुछ त्रुटि रहती है तो उसे आपको सही करना होता है। वैसे ही इसमें भी कुछ वर्ड जो है मिस्टेक रहेंगे और उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स का मतलब यही होता है वाक्य का सुधार, यानी कि वाक्य संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है 2 मील आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 2 मील एक लंबी दूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पे कौन सी गलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए, यही इसमें त्रुटि है। यहाँ पे इज का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, थोड़ा सा जगह कम है, आप लोग मैनेज करेंगे, 2 मील। ठीक है, 2 मील्स यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 मील इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको हो जाएगा नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है,
तो जगह कम था। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से ये इसका सुधार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी त्रुटियां देखने को मिलेंगी जिसे आपको सही करना होगा। ऐसे ही चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि वह खेलों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। तो इसमें क्या त्रुटि है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेरी है, यही इसमें त्रुटि है, यहाँ पे मच हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज ए मच इंटरेस्टेड इन गेम्स। इस तरीके से आप इसमें त्रुटि जो है इसमें सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुरली वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है तो वहां पे हम झट से पहचान जाते हैं कि वह कौन सा टेंस है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, तो वही यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यस या ईएस लगना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मुरली वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो है अब आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सही करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो है सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका सिनोनियम। सिनोनियम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनका मीनिंग सेम हो। जैसे कि दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वह एक ही है, तो ऐसे ही शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है शानदार। क्या होता है, इसका अर्थ होता है शानदार। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ जो है शानदार होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रैंड। क्या लिखेंगे, ग्रैंड लिखेंगे। तो ग्रैंड का अर्थ भी क्या होता है, ग्रैंड का अर्थ भी जो होता है वो शानदार होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शानदार। तो इन दोनों वर्ड का जो है मीनिंग सेम है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसे हम समानार्थी शब्द कहेंगे। यानी कि दोनों का मीनिंग आप देख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसका भी मीनिंग शानदार है और इसका भी मीनिंग शानदार है, तो दोनों वर्ड का मीनिंग जो है सेम ही है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेनी। मेनी का क्या अर्थ है, मेनी का अर्थ होता है कई। क्या होता है, यहाँ पे मेनी का अर्थ होता है कई। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, कई होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवेरल। क्या लिखेंगे, सेवेरल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे सेवेरल का अर्थ भी क्या होता है, कई ही होता है। तो सेवेरल का अर्थ भी कई होता है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मार्वल। मार्वल का अर्थ होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ जो है आश्चर्य होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वंडर। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वंडर, ठीक है। तो वंडर का अर्थ भी क्या होता है, वंडर का अर्थ भी होता है आश्चर्य। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। इसी को कहते हैं सिनोनियम्स। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिनोनियम्स के 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, यानी कि विपरीत अर्थ वाला शब्द, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। यानी कि जो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि उसे हम एंटोनियम्स कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए सफेद का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। यानी कि आपको उसी शब्द का विपरीत शब्द लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है, इसका मतलब होता है विनम्रता। तो विनम्रता का जो है विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि ह्यूमैनिटी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंसोलेंस। क्या हो जाएगा, इंसोलेंस हो जाएगा।
तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इंसोलेंस हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बदतमीजी। क्या होता है, बदतमीजी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं हम एंटोनियम्स। यही होता है, यानी कि जो विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द होता है उसे हम विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दी या फिर शीघ्र। क्या होता है, जल्दी या फिर शीघ्र, ठीक है। तो इसका अगर हम अपोजिट वर्ड देखिए तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका डिले, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। डिले का अर्थ क्या होता है, डिले का अर्थ होता है देरी या फिर विलंब। क्या हो जाएगा, विलंब। तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हेवन। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि हेवन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो आपका हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल हो जाएगा। हेल मतलब क्या होता है, हेल मतलब नर्क होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि एक शब्द का विपरीत शब्द लिखना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटोनियम्स कहते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पे मैंने आपको एंटोनियम्स के 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है यानी कि 7 नंबर टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे आपको अनेक शब्द दिए रहेंगे, उसको आपको एक शब्द में बताना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इसको एक वर्ड में बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे हम एक वर्ड में यानी कि एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ओमनीपोटेंट। क्या कहेंगे, उसे हम एक शब्द में कहेंगे ओमनीपोटेंट। क्या कहेंगे, ओमनीपोटेंट कहेंगे। ओमनीपोटेंट का अर्थ क्या होता है, ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे हम एक शब्द में सर्वशक्तिमान कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे। तो जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है परमेश्वर। तो जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परमेश्वर कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हुज प्रेजेंट्स आर डाइड, यानी कि एक बच्चा जिसका माता पिता मर चुके हो, यानी कि एक बच्चा जिसके माता पिता जो है वो मर चुके हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑर्फन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्फन कहेंगे। आप लोग सुने भी होंगे कई जगह अनाथ आश्रम भी खुले होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्फन हो जाएगा। ऑर्फन का क्या अर्थ होता है, ये अनाथ होता है। तो जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अनाथ कहते हैं। तो जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे, उन्हें हम एक शब्द में अनाथ कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको 7 टॉपिक के 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। 7 टॉपिक के 3 क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि टोटल मैंने आपको 21 क्वेश्चन बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और इससे भी रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते हुए चलिए और रिविजन भी करते हुए चलिए, ठीक है, ताकि पीछे का जो है आप भूले ना और आगे
आप लोग तैयार करते रहिए। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो बिना हिचक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।